हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ प्रोटेक्टर एपिसोड 1। रात का वक्त। एक बूढ़ी औरत एक दरवाजे के बाहर से दरवाजे को पीट कर रो रही है, चिल्ला रही है। बूढ़ी औरत, छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो, मत मारो। अरे कैमिनो, जान से मारोगे क्या मेरी बच्ची को? छोड़ दो। यूज ही भगवान, कैसी किस्मत दी है तूने मेरी बच्ची को, एक पल सुकून ला न लिखा तूने मेरी बच्ची के जिंदगी में। ऐसे बेदर्दी लोगों के घर में जन्म दिया मेरे बच्चों को। हे भगवान, ये सब दिखाने से अच्छा है तो मुझे अपने पास बुला ले, मेरी सांसों से चिन ले अब, और यह सब सह नहीं जाता। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है। उसमें से एक लड़का हाथ में बैग दिए बाहर आता है। लड़का बूढ़ी औरत से कहता है, ए बुढ़िया, समझा ले अपनी इस पोती को, अगली बार ऐसी गलती की ना तो सच में जान से मार डालूंगा। वो बूढ़ी औरत उससे कुछ नहीं कहती और अपनी लाठी के सहारे अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो बूढ़ी औरत और देखती है, एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थी, उसे गालों पर थप्पड़ के निशान से उसके होठ के किनारे से खून बह रहा था, उसके सिर से खून बह रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि कितनी बेरहमी से मारा गया है, और वो लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। बूढ़ी औरत उसके पास आती है और उसके सर पर हाथ फेरती है और दर्द भरी आवाज में कहती है, क्या हाल कर दिया मेरे बच्चों का? हे भगवान, ऐसा दिन किसी को न दिखाएं। मेरी आंखें के सामने मेरी बच्ची तड़प रही है, इन जालिम के हाथों से पिट रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती। हे भगवान, कोई तो ऐसा भेजो जो मेरी बच्ची को दरिंदों से बचा सके। तूने तो सबकी जोड़ी बनाई है ना भगवान, क्या मेरे बच्चे के लिए तूने कोई हमसफर नहीं बनाया? अगर बनाया है तो FHIR भेज दे। मेरी आखिरी उम्मीद बस अब वही है, जो मेरी बच्ची को इस दलदल से निकलकर यहाँ से ले जाए। जो लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी है हुआ है हमारी कहानी की हीरोइन शुभांगी शर्मा, और जो बूढ़ी औरत जिन्हें तलाश है शुभांगी के हमसफर की, वो हैं शुभांगी की दादी शकुंतला देवी। इस घर में और भी लोग रहते हैं। शुभांगी के बड़े पापा विजय शर्मा, बड़ी माँ रजनी देवी, उनका बेटा अमन शर्मा, बेटी रिया शर्मा, और एक रजनी देवी का भतीजा रघु कौशिक। रघु की नज़र हमेशा से ही गंदी रही है शुभांगी पर। शिवाय दादी के शुभांगी को घर में कोई भी पसंद नहीं करता। शुभांगी जब 10 साल की थी तो उसकी मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके मम्मी पापा की मौत हो गई थी। शुभांगी ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था क्योंकि उसकी मम्मी पापा ऑस्ट्रेलिया में रहा करता था। ऑस्ट्रेलिया में शुभांगी के पिता का बहुत अच्छा बिजनेस था और उन्होंने सारा बिजनेस शुभांगी के नाम पर शुरू किया था। शुभांगी के पिता ने अपनी सारी दौलत शुभांगी के नाम पर की थी, लेकिन शुभांगी भी उसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब उसका पति उसे इज्जत देगा, यानी कि यह सारी दौलत उस सिर्फ शादी के मिल ही नहीं सकते थे तो अब क्या था। इसलिए उन लोगों ने शुभांगी को कैद करके रखा हुआ था। वो लोग उसकी शादी एक ऐसे इंसान से करना चाहता है जो इंसान शुभांगी की सारी दौलत उन लोगों के नाम करते हैं। शुभांगी बहुत खूबसूरत थी। दूध जैसा गोरा बदन, हल्की नीली आंखें, कमर तक लहराते लंबे काले घने बाल, गुलाब की पंखुड़ी जैसे गुलाबी होठ, सुराही जैसी गर्दन, पतला लेकिन परफेक्ट फिगर, 5.5 एज 23। लेकिन उसके दूध जैसे गोरे बदन पर लाल और नील चोट के निशान, गालों पर उंगलियों के निशान, जो उसकी दर्द भरी जिंदगी को ब्याह कर रहे हैं, जो ये बता रहे द किसके अपनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है उसकी जिंदगी नर्क बनाने में। अगली सुबह सुबह 6 बजे एक औरत पानी से भरा जग भरा उसके ऊपर डालती है, जिससे शुभांगी होश में आ जाती है। ये औरत और कोई नहीं, रजनी देवी थी। रजनी, लगता है महारानी की सुबह नहीं हुई, तभी तो आराम से सो रही है। चल उठ मानुस, काम क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी कहाँ आके? पता है ना, अमन को ऑफिस जाना है, रिया को कॉलेज जाना है। उनके सारे काम कौन करेगा? तेरी मारी हुई माँ, ये तेरा मरा हुआ बाप।
जल्दी से उठ और उनका सारा काम, घर का सारा काम और सबके लिए खाना भी बनाना है, चल जल्दी। इतना बोलकर रजनी देवी चली जाती है। कल रात की पिटाई की वजह से शुभांगी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके खड़ी होती है और घर का सारा काम करने लगती है। दादी मंदिर में बैठक के पूजा कर रही होती है और भगवान से शुभांगी के लिए प्रार्थना कर रही होती है। शुभांगी घर का सारा काम कर रही थी, तभी शुभांगी अमन को चाय देती है। हाथ में दर्द होने की वजह से शुभांगी से चाय का कप गिर जाता है और सारी चाय अमन की थाई पर गिर जाती है। अमन एकदम खड़ा होता है, गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ शुभांगी के गाल पर मार देता है। शुभांगी जमीन पर गिर जाती है। अमन गुस्से में बोलता है, लगता है रात की पिटाई कम रहेगी, इसलिए सुबह खुराक मांग रही है, और एक जोरदार लात के पेट में मार देता है। दर्द से शुभांगी के मुंह से चीख निकल जाती है। आ! शुभांगी की चीख सुनकर दादी वहां आती हैं। शुभांगी के पास जाकर अपने गले से लगा लेते हैं और अमन की तरफ देखकर बोलती हैं, दादी, क्यों सुबह सुबह मेरी बच्चों को तड़पा रहे हो? तुम लोगों का कलेजा नहीं कांपा इसकी दर्द भरी आवाज सुनकर? थोड़ा तो भगवान से डरो। अमन, ओ भैया जा, सुबह आपने लेक्चर देने बंद कर। एक तो वैसे ही तेरी इस पोती ने सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर दिया है, और अब तो आ गई लेक्चर देने के लिए। माँ, ऑफिस जा रहा हूँ। रजनी, मिल गई कलेजे को ठंडा, सुबह मेरे बच्चों का मूड खराब कर दिया। अमन कपड़े बादल कर नीचे आता और बाहर जाने लगता है। जैसे ही अमर दरवाजा खोलता है, आपके सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा होता है। लड़का देखने में काफी हैंडसम था, 6 फुट हाइट, गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी। लड़के ने 3 पीस भेजने सूट बना हुआ था। वो लड़का अमन की तरह देखकर बोलता है, हेलो मिस्टर अरमान, मैं हूँ राज वलियान। आपने मिस्टर अर्जुन राठौर के बारे में तो सुना होगा, एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन अर्जुन राठौर, मैं हूँ उनका पीए। ये सब सुनने के साथ ही सारे घर वाले एक आदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों अन लोगों की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। सभी लोगों के मुंह खुले के खुला रह जाते हैं। राज अमन के आगे छुटकी बजाता है, जिसका अमन होश में आता है और अमन हड़बड़ाते हुए राज को अंदर बुलाता है। अमन, क्या सर आप आए ना, अंदर हैं आप हमारे घर? क्या आप हमसे कुछ काम था क्या? अमन, जी सर, क्या लेंगे आप, चाय काफ़ी? अमन, नो थैंक्स। दरअसल मैं यहाँ पर आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं। हमारे सर हैं जिनकी दादी जी ने आपकी बेटी को पसंद किया है। हमारे सर के दरअसल कुछ समय पहले हमारे बॉस की दादी जाने की गायत्री देवी जी पास के मंदिर में आए थी, जहाँ पर उन्होंने आपकी बेटी का भजन सुना था और जो उनको बहुत अच्छी लगी थी। उनका चेहरा तो सही से नहीं देखा पाया थी, लेकिन जब हमने आसपास के लोगों से पता किया तो हमें पता चला कि वो आपके घर की बेटी थी। शायद आपकी बेटी रिया, रिया ही नाम है ना कि बेटी का? हमारे बॉस अपनी दादी जी की कोई बात को मन नहीं करते हैं, और आपकी बेटी, हमारी बॉस की दादी को आपकी बेटी बहुत पसंद है, और उनकी इच्छा है कि वह अपने ग्रैंड सन यानी कि अर्जुन राठौर की शादी आपकी बेटी रिया से करें। इतनी बात सुन सभी लोग हक्के बक्के रह आते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े घर का रिश्ता खुद चलकर उनके घर आया है। लेकिन वो लोग ये भी समझ गए थे कि रिश्ता रिया के लिए नहीं बल्कि शुभांगी के लिए था, क्योंकि शुभांगी ही सुबह में जाकर मंदिर में पूजा आरती भजन क्या करती थी, और रिया का तो पूजा आरती से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं था। लेकिन उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है रिया की शादी एक अमीर आदमी से करने का, और वो लोग इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। तभी रजनी देवी आती हैं। आती बोलती हैं, रजनी, हमें रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अच्छा होता अगर उनके परिवार से कोई आता। राज, रिश्ते के लिए तो यहाँ पर उनके परिवार के लोग ही आएंगे, मैं तो सिर्फ बॉस के कहने पर आपको यहाँ पर यह बात बताने में आया था। सोमवार को राठौर परिवार के सदस्य आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यह मेरा कार्ड है।
आप इसको को अपने पास रखें, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद करें। वैसे आप सब लोग हमारे बॉस के बारे में तो जानता ही होंगे। बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह जो एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। हमारे बॉस को झूठ और झूठ बोलने वाले लोगों से बहुत नफरत है और वो अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं और सिर्फ अपनी दादी की वजह से ही वो आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आप हमारे पास को ज़्यादा गुस्सा न देना है और जैसा वो कहते हैं वैसा ही करें। इतना बोल के राज जाने को होता है कि तभी रजनी बोलती है। रजनी, उनके परिवार में और कौन कौन है? राज, सर की दादी गायत्री देवी, दादाजी वीरेंद्र राठौर, माताजी आरती देवी, उनके पिता अविंद राठौर, उनकी छोटी बहन अंजलि राठौर और छोटा भाई काव्या राठौर। अब मैं चलता हूँ। फोल्डेड हैंड्स, आपसे सोमवार को मुलाकात होगी। इतना बोलकर राज चलता जाता है। राज के जाने के बाद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। रजनी, हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इतने बड़े घर का रिश्ता हमारी बेटी के लिए आया है। अमन, माँ, रिश्ता रिया के लिए नहीं शुभांगी के लिए आया है। रजनी, हाँ, उनको थोड़ी न पता है शुभांगी कौन है, रिया कौन है, उन्होंने तो शुभांगी का चेहरा देखा ही नहीं था। विजय, लेकिन आज नहीं तो उसे पता चल ही जाएगा तो हम क्या करेंगे? अमन, जब तक अन लोगों को पता चलेगा तब तक शादी हो जाएगी और एक बार शादी हो जाएगी तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इतना बोल के सब हंसने लग जाते हैं। तभी रिया अंदर से उबासी लेते हुए आती है। रिया, क्या हो गया, सब इतना हंस क्यों रहे हो? सभी लोग रिया को देखते हैं और एक साथ बोलते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी तेरी शादी होने वाली है और वह भी एक बहुत आमिर लड़के से। रिया, क्या और किससे? अमन, अर्जुन राठौर से। विजय, हाँ, क्योंकि खुद उसकी दादी ने तेरा हाथ मांगा है। रिया, लेकिन पापा मैं तो आज तक उनसे कभी मिली ही नहीं तो उन्हें कैसे पसंद किया? विजय, अर्जुन की दादी ने शुभांगी का भजन मंदिर में सुना था और उनको लगता है कि वह भजन तूने गया था, इसीलिए वह अपने पोते की शादी तुझसे करना चाहते हैं। और हाँ, उन्होंने शुभांगी को देखा नहीं है। रिया मुँह स्मर्क चिढ़ते हुए कहती है। रिया, इसमें कौन सा नई बात है, उसको तो किसी ने भी नहीं देखा, वैसा भी वह अपना चेहरा ढक कर रखती है हमेशा। रजनी, हाँ, क्योंकि हमने उसे बोला है कि वह अपना चेहरा हमेशा ढक के रखे और कोई भी उसे ना देख पाए। और वैसा भी उस मनहूस का चेहरा देखना भी कौन सा कहता है। पहले अपने मन बाप को खा गया और अब ये हमारा कलेजा खाते रहते हैं। मुझे तो 2 वक्त की रोटी देते हुए भी मेरा तो कलेजा कटता है। रजनी, अगर प्रॉपर्टी की बात ना होती ना मैं कब कैसे घर से बाहर निकलती है। रिया, चिल माँ, हमें तो फ्री की नौकरी मिलाती है ना, वैसा भी घर का सारा काम करती है, हम लोगों का सारा काम करती है और बदले में 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े बस, और आप तो उससे 2 वक्त का खाना भी बसी और बच्चा हुआ देते हो। और कपड़े, हा हा हा, ग्रिन ग्रिन, जैसे काला कपड़ा उस पर टांगा हुआ हो इतना ढीला होते हैं। एक के साथ 2 आ जाएंगे उसके जैसे। तो रजनी, हाँ, क्योंकि तुम वो नहीं जानता जो मैं जानता हूँ, तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। सोमवार का दिन, शर्मा निवास। पूरे घर में चहल पहल मची हुई थी। सभी लोग कम में लगे हुए थे क्योंकि आज राठौर फैमिली उनके घर आने वाली थी और किचन में शुभांगी सबके लिए खाना बना रहे थे। रजनी ने शुभांगी से पहले ही बोल दिया था कि वो उन लोगों के सामने ना आए। शुभांगी ने खाने में बहुत कुछ बनाया था, जैसी कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, आलू पूरी और भी बहुत सारे व्यंजन थी। आज शुभांगी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी बहन के ससुराल वाले ए रहे। जी हाँ, बेशक रिया शुभांगी को कभी अपनी बहन नहीं मनाती थी, लेकिन शुभांगी हमेशा रिया को अपनी बड़ी बहन ही मारती थी। वैसे तो शुभांगी सभी लोगों से बहुत प्यार करती थी, वो बात अलग है कि घर का कोई भी सदस्य शुभांगी को पसंद नहीं करता था।
शुभम किचन में खाना बनाना ही रही होती है कि तभी उनके घर के आगे 5 गड्डियां आकार रूकेटी हैं, जिनमें से एक गाड़ी में काव्या, अंजलि और उनके दादाजी उतारते हैं और दूसरी गाड़ी में से अर्जुन के माता पिता उतारते हैं। दादी नहीं मैं थी, और वो क्यों नहीं मैं थी यह हमें आगे चल के पता चलेगा। और अर्जुन भी नहीं आया था, उसकी बहुत जरूरी मीटिंग थी। सभी लोग अंदर आते हैं। शर्मा परिवार के सभी लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। शुभांगी सभी को सबसे पहले पानी देती है। जी हाँ, क्योंकि रजनी ने शुभांगी को बोल दिया था कि वह सबके सामने जा सकती है, लेकिन सिर्फ खाना सर्व करने के लिए और किसी के लिए नहीं, और वह अपना चेहरा किसी को ना दिखाए। और रजनी भी सबके सामने शुभांगी को अपनी नौकरी बोल देती है। शुभांगी को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि रजनी देवी ने सबके सामने शुरू से अपनी नौकरी बताया था, और यह शुभांगी के लिए कोई पहली बार नहीं था और ना ही नया था। वह पहले से ही जानती थी कि सब लोगों के सामने उसे नौकरी ही बता देगा। सब लोग बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी रिया सभी के लिए चाय लेकर आती है। हल्की बनाई शुभांगी ने थी, लेकिन सिर्फ रिया लेकर आती है और सभी को चाय देती है। सभी को रिया अच्छी लगती है, क्योंकि देखने मेरी अभी काफी सुंदर थी। और ऐसी बात करते करते रिश्ता पक्का हो जाता है। ऐसी ही बात करने के थोड़ी देर बाद सब खाना खाने के लिए चले जाते हैं। सब लोग जैसे ही खाना खाने लगते हैं, सबको खाना बहुत पसंद आता है। तो रजनी देवी सबको बताती है कि यह खाना रिया ने बनाया है। तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सभी लोग बातें करते हैं और शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। शादी 2 हफ्ते बाकी रहती है और सब लोग कहते हैं कि 5 दिन बाद उनकी सगाई करा देंगे। सब लोग हैं बात से बहुत खुश होते हैं। राठौड़ परिवार के लोग वहां से चले जाते हैं। राठौड़ परिवार में रिया सभी को अच्छी लगी थी, क्योंकि रिया राठौड़ परिवार के सामने बहुत अच्छा व्यवहार किया था। लेकिन अर्जुन की मां को कुछ बातें खटक रही थी जो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर उन्हें सोचा कि जब मां जी ने पसंद किया है तो रिया अच्छी ही होगी। फिर वो अपने मन से सारे ख्याल जा तक देती हैं। शर्मा निवास रोया। ओह माय गॉड मम्मा, तुमने देखा कितनी हाई फे फैमिली थी। उनके कपड़े, उनकी ज्वेलरी सो एक्सपेंसिव। रजनी, और नहीं तो क्या, मेरी बेटी कौन सा काम है, राजकुमारी है, राजकुमारी, और पूरे घर पर राज करेगी। रिया के पापा, और इसी बहाने हमारे घर की हालत भी अच्छी हो जाएगी। और सब मिलकर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो लोग भी जनता द की राठौर फैमिली बहुत आमिर फैमिली है। और वही शुभांगी किचन का सारा काम कर रही होती है, और दादी एक तरफ खड़ी थी और सभी की हंसी और सभी की बातों को सुन रही थी। दादी अपने मन में भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे ज्यादा अमीर परिवार नहीं चाहिए, बस मेरी शुभांगी को कोई खुश रख सके, बस कोई ऐसा हमसफर हो उसके लिए भी भेज दे। दादी को नहीं पता था कि रिश्ता शुभांगी के लिए ही आया था, क्योंकि जब वो लोग आए थे तो दादी घर पर नहीं थी, और उनकी बहू बेटे ने भी दादी को कुछ भी बताया था, क्योंकि वही जनता थी। अगर दादी को पता चल गया कि रिश्ता शुभांगी के लिए आया है तो वह रिया से कभी भी अर्जुन की शादी नहीं होने देती, और वो उन लोगों को सच बता देती। राठौर इंडस्ट्रीज, दिल्ली शहर में एक आलीशान बिल्डिंग आसमान को छूती हुई। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के एक आलीशान केबिन में एक आदमी, जिसकी बड़ी कथाएं आंखें, हल्के सुनहरे बल, जेल सेट किए हुए मस्कुलर बॉडी, 8 पैक ऐप, जो जिम में काफी पसीना बहाकर उसे बनाया थी। गोरा रंग, चेहरे पर हल्की बियर्ड अच्छे के सेट की गई, और लंबाई 6.3 इंच 3 पीस सूट पाने हुए अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। आदमी की उंगलियां के वोट पर बहुत तेजी से चल रही थी। तभी उसकी केबिन के दरवाजे या नोक होता है। आदमी बिना दरवाजे की तरफ देखे बोलता है, कम इन। तभी उसके रूम राज अंदर आता है। राज, हेलो सर। वह आदमी सर उठाकर राज को देखता है। जब वह आदमी अपना सर उठाकर देखता है तो रात को अचानक ही डर लगने लगता है। ऐसा लगता है राज को जैसी कि वो गलत समय पर आ गया है। फिर राज डरते हुए बोलता है, राज,
सर वो दादी का फोन है, वो आपसे बात करना चाहता है। इतना बोलने के बाद राज एक गहरी सांस लेता है और अपने मन में बोलता है, पता नहीं सर के सामने आती है इतना डर क्यों लगता है। पता नहीं जिनसे इनकी की शादी होने वाली है वही नहीं कैसे जाएंगे लेंगे बेचारी हमारी लेडी बॉस। खूबसूरत नीली आंखें। राज और अस इंसान को फोन देता है। वो लड़का फोन पर बात करता है। हेलो डैडी, कब वापस आ रही हैं आप? दादी, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना उस दिन हम वापस आ जाएंगे। आदमी, दादी ये क्या बात है, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? दादी, अर्जुन बेटा, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मेरे पोते शादी के लिए हाँ कर देगा तो हम कुलदेवी के मंदिर जाओगे और उस दिन ही घर वापस आएंगे, जैसे दिन हमारे पोते की सदी होगी। जी हाँ, ये हैं हमारे खाने के हीरो अर्जुन राठौर, जो अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दादी ने राज को फ़ोन क्यों किया, अर्जुन को फ़ोन क्यों नहीं किया? क्या दादी के पास अर्जुन का फ़ोन नंबर नहीं है? टंग आउट क्योंकि अभी अभी अर्जुन ने गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ दिया था। अर्जुन का कंसाइनमेंट जो आने वाला था वो थोड़ा देर से आने वाला था और अर्जुन को और उसकी अभी ज़रूरत थी उससे अपना गुस्सा फ़ोन पर निकल दिया था। अर्जुन, अगर आप ऐसा चाहता है तो फिर ठीक है, बस अपना ख्याल रखना। दादी, आपको पता तो चल गया होगा कि अगले हफ्ते सगाई है और उसके एक हफ्ते के बाद शादी। दादी, हाँ मुझे तुम्हें माँ ने बताया दिया है। अर्जुन, ओह दादी मैं अब फ़ोन रखता हूँ, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दादी, ठीक है बेटा, इतना बोलकर दादी फ़ोन रख देती हैं और अर्जुन अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है, सगाई में अब बस सिर्फ एक दिन ही बचता है। शर्मा निवास। घर में काफी चहल पहल थी क्योंकि कल सगाई थी, इसीलिए सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। सब लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं क्योंकि सभी को आज आफ्टरनून में निकालना था। शादी और सगाई जयपुर की एक हवेली में थी। ये हवेली उनकी पुश्तैनी हवेली थी, इसलिए दादी चाहती थी कि अर्जुन की शादी इस हवेली से हो। अर्जुन की फैमिली की वहां पर पहले ही पहुंच चुकी थी। राठौर परिवार अपनी पुश्ती हवेली में नहीं रहते, वो दिल्ली में रहते हैं। और शर्मा परिवार मथुरा में। जब दादी मथुरा वृंदावन में घूमने के लिए मैं थी तब भी उन लोगों में शुभांगी को एक मंदिर में भजन करते हुए सुना था। रिया भी अपना सामान शुभांगी से पैक करवा रही थी। रिया अपनी माँ से कहती है कि माँ हम शुभांगी को भी अपने साथ लेकर जाएंगे ना, क्योंकि एक नौकरी की जरूरत तो हमें यहाँ पर भी होगी। रिया की माँ रजनी देवी कहती हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, वहाँ पर भी तो बहुत सारे काम हैं, तो ये तो हमारे साथ जाएगी, वरना सब काम कौन करेगा। सुन ओ मौश, अपने कम से कम रखिए और मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखाई देओ, वरना मैं तेरी तंगे तोड़ दूंगा। शुभांगी कुछ नहीं कहती, बस अपनी गर्दन हिला देती है और वहां से चली जाती है। पूरी शर्मा परिवार जयपुर के लिए निकल जाती है और शुभांगी जिस गाड़ी में सारा सामान जरा होता है, गाड़ी में शुभांगी में बैठकर चली जाती है। शाम के 5 बजे वो लोग जयपुर में उनकी पुश्तैनी हवेली पर पहुंचे। सभी लोग हवेली के बाहर खड़े होकर उसे हवेली को देख रहे थे। वह हवेली बहुत ही बड़ी, बहुत ही आलीशान थी। सभी लोग हवेली को निहार रहे होते हैं कि तभी राठौर फैमिली बाहर आती है और उनका अच्छे से स्वागत करके अंदर लेकर जाती है। सभी लोगों का बहुत अच्छा स्वागत होता है। आरती जी रिया की नज़र उतारती है, फिर पूरा परिवार अंदर जाता है और एक बड़े से हॉल के बैठ जाता है। सब कुछ बहुत सुंदर था, पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजा गया था और सभी लोग आराम से बैठकर नाश्ता पानी करने लगते हैं। दूसरी तरफ शुभांगी गाड़ी से सारा सामान उतरवा रही हो। फिर वो एक नौकरी से पूछताछ है, भैया ये सामान कहाँ रखवाना है। फिर वो नौकरी शुभांगी के साथ मिलकर सबका सामान सबके कमरे में रखवा देता है और शुभांगी का सामान एक सर्वेंट्स क्वार्टर में रखवा देता है जहाँ पर सारे सेवक रहे करते थे। वैसी भी शुभांगी उन सबके लिए एक नौकरी थी। शुभांगी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
कम से कम शुभांगी को यहाँ पर कमरा तो मिला था, वर्ण शर्मा निवास में तो वह किचन में सोती थी। अगली सुबह आज सगाई थी और सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। हवेली के बाहर बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा गार्डन था, जिसको बहुत ही खूबसूरत ही से सजा जा रहा था, क्योंकि आज शाम यहीं पर सगाई होने वाली थी। और उसी गार्डन के एक साइड में अर्जुन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, इसलिए वहां पर सभी लोग शांति से काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अर्जुन का गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। अर्जुन ने इस वक्त ब्लैक पेंट और वाइट शर्ट पहन रखी थी। अर्जुन ने अपनी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल रखे थे, जिसमें से उसकी मस्कुलर बॉडी दिखाई दे रही थी, जिसमें अर्जुन बहुत ही हैंडसम लग रहा था। गार्डन की खूबसूरती देखते हुए शुभांगी भी वहां पर आ जाती है। शुभांगी बाग में लगी फूलों को देख रही होती है कि तभी उसके पीछे एक आदमी आता है और उसे कहता है, सुनो रिया, मैडम आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। रिया अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर उसके पीछे जाती है कि तभी उसकी नज़र अर्जुन पर जाती है। एक पल के लिए तो शुभांगी भी अर्जुन को देखते रह जाती है। सूरज की हल्की रोशनी में अर्जुन का चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। शुभांगी अर्जुन को देखते देखते ही उसके करीब से गुजरती है। शुभांगी अर्जुन को देखने में इतना खो जाती है कि सामने रखी टेबल से टकरा जाती है, एकदम से नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। शुभांगी ने अपना वही काला लिबास पहन रखा था और अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को किस तरह से ढक रखा था कि सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। शुभांगी टेबल से टकराकर नीचे गिरी थी। शुभांगी के साथ अर्जुन की टेबल पर रखी हुई फाइलें भी गिर गई थीं, जिसे देखकर अर्जुन खड़ा हो जाता है। जिसे देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए शुभांगी से कहता है, अर्जुन, यू ब्लडी इडियट, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? 2 कौड़ी की नौकरानी सारी फाइलें गिरा दी। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर शुभांगी के दिल में एक दर्द सा होता है, जिसे देखकर शुभांगी एक पल के लिए खो गई थी, जिसके अंदर इतना शांत स्वभाव उसे लग रहा था। असल में उसने भी बाकी सब की तरह है शुभांगी को शुभांगी की औकात याद दिला दी थी। अर्जुन की बातें सुनकर शुभांगी की आंखें नम हो जाते हैं। शुभांगी डरते हुए सारी फाइलें उठाती हैं और टेबल पर रख देती है। शुभांगी खड़े होकर अर्जुन की तरफ पलटती है। तभी अर्जुन की नज़रें शुभांगी की खूबसूरत नीली आंखों पर जाती हैं, जिसकी कोनी हल्के से लाल हो गए थे और उस नीली आंखों में नमी तो जैसे कहर ढा रही थी। अर्जुन को शुभांगी की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। अर्जुन शुभांगी की नीली गहरी आंखों में कहीं खो जाता, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने सारी खूबसूरती को मिलाकर शुभांगी की आंखें बना दी। तभी अर्जुन के कानों में एक बहुत ही प्यारी आवाज सुनाई देती है, शुभांगी, हमें माफ़ कर दीजिए, ये हमसे गलती से हो गया, आइंदा से हम आपके सामने कभी नहीं आएंगे। अर्जुन शुभांगी की आवाज़ में और उसकी खूबसूरती में इतना खो जाता है कि शुभांगी उसकी आंखों के सामने से कब चले जाती है उसे पता ही नहीं चाहता कि तभी उसे ही राज की आवाज़ सुनती है, राज सर, आप ऐसे अजीब तरीके से उधर क्यों देख रहे हैं? क्या सर वहाँ पर आपकी होने वाली बीवी है? लेकिन सर हमें तो दिखा नहीं दे रही, कहाँ पर हैं भाभी जी? फिर राज हंसते हुए बोलता है, वैसे सर भाभी है बड़े हिम्मत वाली जो आप गुस्से वाले इंसान से शादी कर रही हैं। वैसे सर भाभी की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, जो आप जैसे गुस्से वाले इंसान से शादी करने जा रही हैं, जिन्हें बात बता प्यार गुस्सा आ जाता है, पता नहीं किस किस बात का गुस्सा जाता है। ये बोलते हुए राज अर्जुन की तरफ देखता है। अर्जुन गुस्से से राज को घूम रहा था। राज चुप हो जाता है पर सर झुका लेता है और बोलता है, सॉरी सर। अर्जुन, ओह, तुम्हें लगता है बात बात पर गुस्सा हो जाता। राज, नो सर, सॉरी सर। अर्जुन, ठीक है, या फाइल उठाओ और 2 घंटे के अंदर मुझे सारा काम पूरा है। अर्जुन अपने गूगल का पढ़ता है और बड़े स्टाइल से वहां से निकल जाता है।
राज बेचारे अपना मुंह लटकाए अर्जुन को जाते हुए देखता रह जाता है। राज अपने मन में कहता है, कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस पर मैंने इनकी कंपनी को ज्वाइन किया था। चल बेटा राज, लग जा काम पर, तेरा खड़ूस बहुत तुझे उनकी खुद की शादी में भी चैन नहीं लेने देगा। उधर अर्जुन के दिमाग में भी अभी भी वो नीली आंखें ही चल रही थी। फिर वो अपने आप से कहता है, तुम बिना अर्जुन क्या सोचने लग गया। छोड़िए सब, आज तेरी सगाई है, और वह भी उस लड़की के साथ जिसे आज तक तूने देखा भी नहीं है। ऑल बिकॉज ऑफ डैडी। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। रिया नहीं पिंक कलर का लहंगा पहनना हुआ था, फुल और ज्वेलरी से भारी हुई थी, और अर्जुन ने आज 3 पीस सूट पहना हुआ था, जल से सेट पल, एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी, एक हाथ में आईफोन को बहुत हैंडसम लग रहा था। आज शुभांगी ने भी ब्लैक कलर का होता सिंपल सा लहंगा पहनना हुआ था। पता नहीं आज कैसे शुभांगी की बड़ी माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने शुभांगी को नए कपड़े दे दिए पहनने के लिए, क्योंकि उसकी बड़ी माँ चाहती थी कि आज शुभांगी सबके सामने नाचे और गाए। क्योंकि रजनी देवी ने राठौर फैमिली को बताया था कि रिया शुभांगी को गाना और नाचना सिखा रही है, क्योंकि आगे चलकर अगर कभी उन्होंने शुभांगी का गाना सुन लिया तो कोई रिया पर शक ना करे। तो इसीलिए राठौर फैमिली ने कहा था आज कि वो शुभांगी का गाना सुनना चाहेंगे। अर्जुन गार्डन में आता है और अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने लगता है। फिर रिया गार्डन में आती है। उसके आसपास की लड़कियां थी जो उसके साथ चल रही थी और वह भी बहुत सुंदर लग रही थी। पिंक कलर के लहंगे में रिया भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने बहुत हैवी मेकअप किया हुआ था और काफ़ी हैवी ज्वेलरी भी कैरी की गई थी। फिर काव्या हाथ में माइक लिए हुए स्टेज पर आता है और बोलता है, काव्या, हेलो भाइयों और उनकी प्यारी बहनों और अंकल आंटियां, मैं यानी काव्या राठौर अपने भाई अर्जुन राठौर की सगाई में आप सबका स्वागत करता हूं। आप उनकी खुशियों में शामिल होने आए, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने खड़ूस भाई और प्यारी सी भाभी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा सगाई की रस्म अदा करने के लिए। अर्जुन स्टेज पर जाता है और काव्या के सर पर एक चपत लगा देता है। फिर रिया स्टेज पर आती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अर्जुन को ना चाहते हुए भी रिया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर लाना पड़ता है। जैसे ही अर्जुन रिया का हाथ पकड़ता है, लोग तालियां और सीटियां बजाने लगते हैं, जोर जोर से हुडिंग करने लगते हैं। फिर अर्जुन और रिया एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। अंगूठी पहनाने के बाद सभी लोग जोर दो से तालियां बजाने लगते हैं। फिर सारे गार्डन में अंधेरा हो जाता है और एक्सपोर्ट्स लाइट एक लड़की पर गिरती है जिसमें काले रंग का लहंगा पहना हुआ था, और कोई नहीं बल्कि हमारी शुभांगी थी। शुभांगी ने घूंघट ओढ़ा हुआ था और वह अपनी प्यारी सी आवाज में गाना शुरू करती हैं और अपने हाथों को इस तरह से लहराती हैं जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। सबकी बारातें आए डोली तू भी लाना, सबकी बारातें आए डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना, सबकी बारातें आई। यह आवाज़ सुनते कि सभी सबकी नज़र उस लड़की पर जाती है। हल्की अस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लहंगे में से दिखाई दे रही है। उसकी पतली और गोरी कमर लोगों को बहुत अच्छी लग रही थी। सभी लोग अपनी हवास भरी नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि ये कोई नाचने वाली है। बांध के सेहरा हमसे मिलकर निकलेंगे सारे अरमान दिल के, आंखों में तारे नाचे हाय, आंखों में तारे नाचे घूंघटियों उठाना, फिर हमको होले होले बाहों में छुपाना, सबकी बारातें। अर्जुन को भी यही लग रहा था जैसे कोई नाचने वाली नाच रही है और लोग उसे किस नज़र से देख रहे हैं। इस बात से अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वहां पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही कुछ लोग शुभांगी के साथ आगे नाचने लगते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखकर कुछ बॉडीगार्ड स्टेज पर आते और उन लोगों को वहां से हटा देते हैं। अपनों से जुदा में होती हुई, कुछ हंसती हुई, कुछ रोती हुई।
जब छोड़ूंगी बाबुल की गली तुम मोरे अंगना आऊंगी चली। जब तन मन से तेरी बनूंगी गोरी भैया धरना होले से। नाचते शुभांगी की आंखों से आंसू झझर बह रहे थे। उसके दिल में बहुत ही अजीब साथ दर्द उठ रहा था। जब उसने अर्जुन को दूल्हे के रूप में देखा था तो पता नहीं क्यों उसे बुरा लग रहा था। मेहंदी वाले हाथों की हाय, मेहंदी वाले हाथों की चूड़ियां खनकाहना, फिर हमको होले होले बाहों में छुपाना। सबकी बारातें आए डोली तू भी लाना, सबकी बारातें आए डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। सबकी बारातें आए। नाचते हुए शुभांगी गोल गोल घूमने लगती है जिसकी वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो गिरने वाली होती है कि तभी दो मजबूत बहन उसे आकर सामान लेती हैं। वो कोई और नहीं बालक अर्जुन ही होता है। और तभी शुभांगी का घूंघट थोड़ा सा ऊपर हो जाता है जिसकी वजह से अर्जुन के सामने शुभांगी का खूबसूरत चेहरा आ जाता है। शुभांगी के चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। उसकी वह नीली आंखें जो इस वक्त रोने की वजह से लाल हो गई थी, उसकी वो पंखुड़ी जैसे गुलाबी होंठ, उसकी वो लंबी काली पलकें के वो छोटी सी नक शुभांगी बहुत सुंदर लग रही थी उस काले लिबास में। अर्जुन उसकी सादगी वाली खूबसूरती में खो गया था। उसे आसपास का कोई होश नहीं था। वो बस शुभांगी को अपनी बाहों में लिए खड़ा था। अर्जुन और शिवांगी को देखकर दादी अपने मन में बोले, आज फिर से कहर बरसेगा, आज मेरी बच्ची फिर तड़पेगी फिर रोए। आज फिर से उसके दर्द का इम्तिहान लिया जाएगा। अर्जुन और शुभांगी एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी उन दोनों के कानों में रिया की आवाज सुनाई देती है। वैसे तो रिया बहुत गुस्से में थी लेकिन सबके सामने वह तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह हमदर्द बंद कर बोली, रिया, शुभांगी तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं ना। ये सुनकर अर्जुन शुभांगी को छोड़ देता है और अर्जुन वहां से चला जाता है। सगाई का फंक्शन खत्म हो चुका था। सभी गेस्ट अपने घर जा चुके थे। ऑलमोस्ट हवेली खाली हो चुकी थी। अब बस परिवार के लोग ही बचे हुए थे और सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे, लेकिन यहाँ सब लोग आराम से सुकून से सो रहे थे। वहाँ कोई ऐसा था जो दर्द में इस वक्त तड़प रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। यह एक स्टोर रूम था जहाँ पर एक लड़की नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और उसके शरीर पर काफी चोट के निशान। उसकी आवाज बाहर ना जा पाए इसीलिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस गया था। ये लड़की कोई और नहीं शुभांगी थी। उसके चारों तरफ अमन, रजनी देवी, रिया, रघु उसे चारों तरफ से घेर के खड़े हुए थे। वैसे तो हर बार अमन ही शुभांगी को बैट से मारता था लेकिन इस बार बैट रिया के हाथ में थी। रिया ने बहुत बुरी तरीके से शुभांगी को बैट से पीटा था। शुभांगी के पूरे शरीर पर बैट के निशान थे। बैट से मारने की वजह से शुभांगी के कुछ कपड़े भी फट गए थे और रिया ने मारते वक्त शुभांगी का रुपटा भी उसके ऊपर से उठाकर फेंक दिया था। वैसे रघु ने भी आज पहली बार शुभांगी को देखा था, वो भी इतनी गौर से, उसका सफेद दूध जैसा गोरा बदन, बेदाग चेहरा। शुभांगी के कपड़े जगह जगह से फट गए थे जिसकी वजह से उसका गोरा बदन दिखाई दे रहा था और रघु उसे अपनी हवस भरी नजरों से देख रहा था। अमन और रिया ने आज शुभांगी का बहुत मारा था। रिया शुभांगी से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अर्जुन के पास आई। हाँ, मेरी अर्जुन की बाहों में हाथ कैसे लगाया तुमने? अगर दोबारा तुम मेरे अर्जुन के आसपास भी दिखे ना तो मैं तुम्हारी टांगे भी तोड़ दूंगी और तुम्हारी आंखें भी फोड़ दूंगी, समझी तुम? इतना बोलकर रिया शुभांगी के पेट में जोर से लात मारती है और पैर पीटक एक ही मात्रा हुए वहां से चली जाती है। फिर सब लोग शुभांगी को उसके दर्द के साथ छोड़कर अपने अपने कमरे में चैन से सोने चले गए थे। शुभांगी दर्द से तड़प रही थी पर वह जैसे तैसे करके खड़ी होती है और छत पर चली जाती है। शुभांगी की छत पर जाकर पीठ के बल सीधी लेट जाती है और आसमान में चांद को देखने लगती है।
और वहीं पर चांद के पास उसे दो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और वो उनकी तरफ देखकर बोलती है। शुभांगी दर्द भरे गले से, मामा पापा व्हाई डिड यू लीव मी? आई मिस यू अ लॉट, प्लीज कम बैक एंड टेक मी फ्रॉम हियर। आई डोंट वांट टू स्टे, टेक मी हियर विद यू। आई डोंट वांट टू लिव। मामा पापा आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे आपकी बहुत याद आती है, प्लीज वापस आओ और मुझे यहाँ से ले चलो। मैं नहीं रहना चाहता, मुझे अपने साथ यहाँ ले चलो। मैं जीना नहीं चाहता। और इतना बोलकर वो फुट फुट कर रोने लगती है। शुभांगी की जो लैंग्वेज थी वह इंग्लिश थी, क्योंकि उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और 13 साल तक ऑस्ट्रेलिया में ही रही थी और इंडिया में वह पिछले 10 सालों से रह रही थी, तो उसे हिंदी भी बहुत अच्छे से बोल नहीं आ गई थी। और ऐसे ही रोते रोते हो के भी बेहोश हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि नींद तो उसे आने से रही, क्योंकि उसके शरीर में इतना दर्द था। इतना दर्द था कि उसे उस दर्द के कारण नींद ही नहीं आती, तो वह बेहोश हो जाती है। वैसे एक और शख्स भी था जिसे आज रात नींद नहीं आई थी। मासूम चेहरा, वो नीली आंखें जो रोने के कारण लाल हो गई थी और उनमें वह आंसू, और उसके बदन से आती हुई वह भीनी भीनी सी खुशबू, जिससे वह अपने अंदर महसूस कर रहा था। यह अर्जुन था जो शुभांगी के एहसास में कहीं गुम था, और वह भी अपने रूम की बालकनी में बैठकर चांद को देखकर यही सोच रहा था, और उसे चांद को देखते देखते कब नींद आ गई उसे भी नहीं पता चला। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए और इस बीच में शुभांगी किसी के सामने नहीं आई थी और उसका दर्द भी थोड़ा कम हो गया था। और रघु ये सोचकर शांत था कि शादी का घर है और यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा करना ठीक नहीं है। और शुभांगी क्या है, शुभांगी जब हम वापस से मथुरा में होंगे तो तब मैं उससे अपनी जिस्म की आग को बुझा लूंगा। वैसे इस बीच अर्जुन की नजरों ने भी शुभांगी को बहुत ढूंढा, लेकिन शुभांगी से कहीं नहीं मिलेगी। आज दिन में हल्दी का फंक्शन था। सभी लोग हल्दी की तैयारी में लगे हुए थे। अर्जुन ने शगुन के तौर पर उसके हाथों पर हल्दी लगाई थी, क्योंकि अर्जुन को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए उसने हल्दी नहीं लगवाई थी और बस शगुन करके अपने काम करने लग गया था। अर्जुन अपने हाथ में फाइलें लेकर अपने रूम में जा रहा था कि तभी वह किसी से टकरा गया और उसकी फाइल नीचे गिर गई, और जो सामने वाला इंसान था उसके हाथ में हल्दी का कटोरा था और वह हल्दी का कटोरा उसकी फाइलों पर गिर गया था, जिससे उसकी फाइल के काफी सारे पेज खराब हो गए थे। अब अर्जुन को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्जुन गर्दन नीचे करके हाथों की मुट्ठी बांधकर गुस्से से अपने फाइलों को देख रहा था। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, माफ कीजिएगा कुंवर सा। और अर्जुन ने बिना सोचे समझे सामने वाले इंसान को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। और जब उसने देखा तो सामने फर्श पर एक लड़की गाल पर हाथ रखकर बैठी हुई थी, और साइड में एक आदमी खड़ा हुआ था। अर्जुन लड़कियों पर कभी हाथ नहीं उठाता था, बस उसे सामने से एक आदमी की आवाज आए और उसने गलती से बिना सोचे समझे एक लड़की का हाथ उठा दिया था, जिस बात का अफसोस अर्जुन को भी था। अर्जुन अपनी गलती समझकर उस लड़की को जैसे ही उठाने के लिए नीचे झुका तो उसने देखा कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि शुभांगी थी, जिसे देखकर मानो अर्जुन के जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अनजाने में अर्जुन ने शिवांगी को थप्पड़ मार दिया था। अर्जुन अपनी गलती समझकर उस लड़की को जैसे ही उठाने के लिए नीचे झुका तो उसने देखा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शुभांगी थी, जिसे देखकर मानो अर्जुन के जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और तभी रिया वहां पर आ जाती है। धरासर आदित्य जब आ रहा था तो रिया उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसे अर्जुन से बात करनी थी, क्योंकि वो जब से यहाँ पर आई थी और अर्जुन ने रिया से एक बार भी बात नहीं की थी, और रिया अर्जुन से बात करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि रिया उसके पीछे आ रही है। जैसे ही शुभांगी अर्जुन से टकराती है तो रिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही अर्जुन शुभांगी को थप्पड़ मारता है तो रिया को बहुत अच्छा लगता है। रिया अर्जुन के पास आती है और अर्जुन से कहती है, रिया मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है,
रिया, अरे अर्जुन जी, आपको तो सारी फाइलें खराब हो गई। और फिर एकदम से गुस्सा कर कर शुभांगी से कहती है, पागल लड़की, अंधी हो गई हो क्या? दिखाई नहीं देता? तो अर्जुन जी की सारी फाइलें खराब कर दी तुमने। तुम जानती भी हो तुम्हारी एक गलती की वजह से अर्जुन जी का कितना नुकसान हुआ है। अर्जुन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अर्जुन कोई बात नहीं, पेपर है, दोबारा तैयार हो जाएंगे। इतना बोलकर अर्जुन जाने लगता है तो तभी रिया पीछे से कहती है, रिया, अर्जुन जी आपको आरती आंटी बुला रहे हैं। अर्जुन RIYA के साथ वहां से चला जाता है। अर्जुन को बहुत बुरा लग रहा था और उससे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। फिर अर्जुन एक लंबी सांस लेता है और खुद को शांत करता है। इधर शुभांगी भी उठकर वहां से अपने कामों में लग जाती है। रिया अर्जुन से बात करने की कोशिश करती है, रिया, वैसे सगाई वाले दिन आप बहुत अच्छे लग रहे थे, मेरी सारी दोस्त भी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। रिया को लगा था कि हर किसी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। अगर वह भी अर्जुन की तारीफ करेगी तो अर्जुन से अच्छे से बात करेगा। लेकिन अर्जुन उससे कुछ नहीं कहता और सीधे सीधे चलता रहता है और अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। अर्जुन अपनी माँ से कहता है, अर्जुन, यस मॉम, आपने मुझे क्यों बुलाया? आरती जी, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी कि रास्ते में मुझे रिया मिल गई और मैंने रिया को तुम्हें बुलाने के लिए भेज दिया था। अर्जुन, ठीक है माँ, पर तुमने मुझे बुलाया क्यों है? आरती, बेटा, तुम्हें दुर्गा मंदिर से दुर्गा माँ की चुनरी लेकर आनी है, क्योंकि फेरों के टाइम रिया वही चुनरी ओढ़ कर रिया फेरे लेगी। तो तुम और रिया दोनों साथ में जाओ और दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेकर माँ से चुनरी लेकर आना। अर्जुन इरिटेट होकर बोलता है, अर्जुन, जाना जरूरी है, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ये फालतू के कामों में ना मेरा टाइम वेस्ट होता है बस। बेटा प्लीज, तुम्हारी दादी चाहती है कि सारे काम रीति रिवाज से हों तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। अर्जुन अपने मन में कहता है, दादी भी ना पता नहीं कहाँ फंसा दिया। आरती, बेटा कहाँ खो गए अर्जुन? ठीक है, मैं चला जाता हूँ मैं। अर्जुन की बात सुनकर रिया की आंखों में चमक आ जाती है। वो अपने मन में कहती है, फाइनली मुझे अर्जुन के साथ कुछ टाइम अकेले में बिताने को मिलेगा। लेकिन अर्जुन उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर देता है। मेरी एक मीटिंग है तो मैं दूसरी गाड़ी में चला जाता हूँ और तुम दूसरी गाड़ी में आ जाना। दूसरी तरफ आज मेहंदी और संगीत की तैयारी थी। आज संगीता, कल मेहंदी और परसों शादी। ऐसे ही शाम हो गई थी। सब लोग संगीत में नाच रहे थे। रिया को अर्जुन से बात करने का कोई मौका नहीं मिला था। वो चुपचाप गए और अपनी चुनरी लेकर आ चुके थे। और दूसरी तरफ शुभांगी दादी को मना रही थी, शुभांगी दादी, रिया भी तो आप ही की पोती है ना, आपको भी उनकी शादी में शामिल होना चाहिए। आज रिया दी की शादी का बहुत बड़ा दिन है। वो अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही और इस नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आपका आशीर्वाद बहुत है जरूरी है दादी माँ। दादी, किस मिट्टी की बनी है तो वो लोग तेरे साथ कितना बुरा करते हैं और तेरे दिल में आज भी उन लोगों के लिए प्यार और फिक्र है। शुभांगी अपने आंसू साफ करते हुए, शुभांगी दादी, मैं बहुत छोटी थी जब मामा पापा मुझे छोड़कर चले गए थे, जब पूरी दुनिया में कोई नहीं था। मेरा टीबी बड़ी माँ और बड़े पापा ने मुझे रहने के लिए घर दिया। जब भूख लगी तो खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए। क्या हुआ अगर उन्होंने उसके बदले में मुझसे थोड़ा सा काम करा लिया? आखिर बड़ी माँ भी तो मेरी माँ जैसी है। अगर मेरी खुद की माँ मेरी गलती होने पर मुझे डांटते तो क्या मुझे बुरा लगता नहीं ना? दादी, वैसे तेरी जुबान और किसी के सामने तो खुलती नहीं है, लेकिन मेरे सामने तो देख तो सर, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बिल्कुल दादी अम्मा जैसी। शुभांगी दादी की तरफ हैरानी से देखती है, फिर दोनों की दोनों खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। शुभांगी दादी को बाहर फंक्शन अटेंड करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन शुभांगी खुद नहीं जाती। शुभांगी अपने आप को इन सब से दूर ही रखती है। बाहर गार्डन में संगीत का फंक्शन चल रहा था और सभी नाच रहे थे। रिया ने येलो कलर का क्रॉप टॉप और प्लाजो की ड्रेस पहनी हुई थी
और आज हमने ब्लैक कलर का टैक्सिको सूट पहना हुआ था जिसमें अर्जुन बहुत हैंडसम लग रहा था। रिया अपने दोस्तों के बीच में बैठी हुई थी और अर्जुन अपने बिजनेस के लोगों से कुछ बातें कर रहा था। रिया के एक दोस्त जिसका नाम कंचन था रिया से कहती है, कंचन, यार रिया तू तो बहुत लकी निकली यार, तेरी शादी अर्जुन राठौर से होने वाली है। अर्जुन राठौर एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। मैंने तो आज तक अर्जुन राठौर को सिर्फ बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर ही देखा था, आज मैं सामने से देख रही हूँ। यार वाकई में तस्वीर से ज्यादा हैंडसम है वह। रिया घमंड से कहती है, मैं भी किसी से कम थोड़ी ना हूँ। तू जानती है ना कि कॉलेज का हर लड़का मुझ पर मरता था और अर्जुन की दादी ने खुद पसंद किया था मुझे। अर्जुन की फैमिली के लोग खुद रिश्ता लेकर आए थे मेरे घर पर। कंचन, लेकिन यार मैंने सुना है अर्जुन जितना हैंडसम है उतना ही गुस्से वाला और खतरनाक भी है। कोई भी पॉलिटिशियंस या फिर ऑफिसर अर्जुन से पंगा नहीं लेता, पुलिस और पॉलिटिशियंस को तो अपनी जेब में रखता है। बड़ी से बड़ी मॉडल भी अर्जुन से शादी करने के लिए मरती थी लेकिन अर्जुन का कोई भी अफसर सामने नहीं आया। रिया, और आप कभी आएगा भी नहीं, देखी अर्जुन मेरा है, सिर्फ मेरा। कंचन, लेकिन यार मैंने सुना है अर्जुन जितना हैंडसम है उतना ही गुस्से वाला और खतरनाक भी है। कोई भी पॉलिटिशियंस या फिर ऑफिसर अर्जुन से पंगा नहीं लेता, पुलिस और पॉलिटिशियंस को तो अपनी जेब में रखता है। बड़ी से बड़ी मॉडल भी अर्जुन से शादी करने के लिए मरती थी लेकिन अर्जुन का कोई भी अफसर सामने नहीं आया। रिया, और आप कभी आएगा भी नहीं, देखी अर्जुन मेरा है, सिर्फ मेरा। अपने दोस्तों से बात कर रही थी और सभी लोग नाच रहे थे और ऐसे ही फंक्शन खत्म हो जाता है। रात काफी हो चुकी थी तो सभी लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए थे और सो रहे थे। लेकिन 2 लोग ऐसे भी थे जो चांदनी रात में चांद को निहार रहे थे। एक थे हमारे अर्जुन और दूसरे हमारे शुभांगी। शुभांगी छत पर थी और अर्जुन अपनी बालकनी में। अर्जुन अपने हाथ बांधकर पर चांद को देखे जा रहा था। अर्जुन चांद को देखते हुए बोलता है, अर्जुन, बस 2 दिन और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अर्जुन गुस्से में बोलता है, लेकिन ये जो झूठ का तुम्हें नकाब पहना है ना, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुमने अर्जुन राठौर को अंडरएस्टिमेट किया है। 2 दिन बाद अपनी सजा के लिए भी तैयार रहना। फिर अर्जुन बालकनी से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है और सो जाता है। शुभम की भी छत से उतरकर अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। आने वाले तूफान से अनजान शुभांगी नींद के आगोश में चली जाती है। अगली सुबह, आज मेहंदी और कल शादी थी। कल रात संगीत का फंक्शन था तो सभी रात भर नाचे थे। इस वजह से आज सभी थोड़ा लेट होते थे और सभी थके हुए थे। बाहर गार्डन में काव्य और अंजलि दोनों बैठे हुए चाय पी रहे थे। तभी अंजलि की नजरिया प्रजाति है जो गार्डन में एक नौक पर चिल्ला रही थी। अंजलि रिया को देखते हुए काव्य से कहती है, अंजलि भाई तुम्हें रिया भाभी कैसी लगती है? काव्य, बोलो तो खास नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद दादी ने किसी और को पसंद किया है और भाई की शादी किसी और से हो रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दादी की पसंद बहुत अच्छी है। दादी इस तरह की लड़की को पसंद नहीं कर सकती। अंजलि, हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, लेकिन दादी ने जिस लड़की के बारे में बताया था वह तो यही है, शर्मा फैमिली की बेटी यही है। फिर भी क्यों ऐसा लगता है, पता नहीं कि कुछ तो गलत है। आखिर दादी ने इन्हें क्यों पसंद किया? अब तो दादी जब आ जाएंगे तभी हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। वैसे दादी कब रही हैं? काव्य, छोटी तो सही कह रही हो, अब तो जब दादी आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि मामला क्या है। मेरी दादी से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि वो कल सुबह आ जाएंगे। दूसरी तरफ आरती जी अपने पति से कह रही थी, आरती जी सुनिए जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों पर मुझे रिया मुझे हमारे अर्जुन के लिए ठीक नहीं लगती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो हमारी नजरों से छुप रहा है। मिस्टर राठौर, अर्जुन के पापा,
अरे आरती, तुमको ज्यादा ही सोच रही हो। अगर माँ ने रिया को अर्जुन के लिए पसंद किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा, और माँ की पसंद कभी गलत नहीं होती, तुम्हें तो पता है ना। आरती जी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती हैं तो मिस्टर राठौर उन्हें गले लगा लेते हैं और कहते हैं, अरे मेरी जान, तुम खुश रहा करो बस। और वैसे भी वो अर्जुन है, तुम्हें पता है ना, अर्जुन अपनी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होने देगा। आरती जी अपने मन में कहती हैं कि ईश्वर जो भी हो अच्छा ही हो। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और शाम का समय आ जाता है। सभी लोग मेहंदी का फंक्शन एंजॉय कर रहे थे और एक साइड में म्यूजिक चल रहा था। रिया ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। गार्डन के एक तरफ एक बड़ी सी स्टेज बनाई गई थी। पूरी स्टेज को फूलों से सजाया गया था। स्टेज बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसके बीच में बैठकर रिया मेहंदी लगवा रही थी। तभी अंजलि रिया के पास आती है और उससे कहती है, अंजलि भाभी, फंक्शन बहुत रूखा सूखा सा लग रहा है, आप उनको बुलाए ना जिन्होंने सगाई पर डांस किया था और गाना गाया था, वो आप ही के साथ आई थी ना। अंजलि की बातें सुनकर दिया थोड़ी सी हैरान हो जाती है और फिर वो से कहती है, रिया वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अंजलि, अरे भाभी, वह तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, मैंने अभी उन्हें थोड़ी देर पहले देखा था। मैं काम करती हूँ, मैं खुद ही उन्हें बुला कर ले जाती हूँ। इतना बोलकर अंजलि शुभांगी को बुलाने चली जाती है। अंजलि शुभांगी के कमरे में जाती है, शिवांगी को जबरदस्ती खींच कर ले आती है। शुभम तो आने से बहुत मना करती है, लेकिन फिर भी अंजलि जिद कर शुभांगी को अपने साथ गार्डन में ले आते हैं। और फिर अंजलि शुभांगी से कुछ गाने के लिए कहती है, लेकिन मना कर देती है। फिर अंजलि रजनी देवी से कहती है कि वो से कहीं गाना गाने के लिए। रजनी देवी सबके बीच में होती है तो इसलिए मना नहीं कर पाती और शुभांगी को बोल देती है, रजनी, जब सब लोग कहे ही रहे हैं गाना गाने के लिए तो गा देता। बांध मुट्ठी में दिल को छुपाए बैठे हैं बहना के मेहंदी लगाए बैठे हैं, मेहंदी हा हा मेहंदी, मेहंदी हा हा मेहंदी टूट के डाली से हाथों पे बिखर जाती है, टूट के डाली से हाथों पे बिखर जाती हैं। ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है, टूट के डाली से हाथों पे बिखर जाती हैं। जब शुभांगी दादी को गार्डन में छोड़कर वापस आ रही थी तो दो औरतें आपस में बात कर रही थी। पहली औरत, मैंने सुना है कि गायत्री देवी जी ने रिया को मंदिर में गाना गाते हुए सुना था, उस वहीं पर रिया ने बहुत पसंद आ गई थी। दूसरी औरत, हाँ, मैंने भी यही सुना है, तभी तो अर्जुन ने इतनी छोटी घर की लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उन दोनों औरतों की बातें सुनकर शुभांगी समझ गई थी कि यह रिश्ता शुभांगी के लिए आया था। लोग बागों से इसे तोड़ के ले आते हैं और पत्थर पे इसे शौक से पिसवाते हैं। लोग बागों से इसे तोड़ के ले आते हैं और पत्थर पे इसे शौक से पिसवाते हैं और पत्थर पे इसे शौक से पिसवाते हैं। फिर भी होठों से इसकी उफ तलाक न आती है, फिर भी होठों से इसकी मेहंदी तो रंग लाती हैं। ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती हैं। शुभांगी रिया को देखती है जो बहुत ही ठाठ से मेहंदी लगवा रही थी। तभी रिया के पास रजनी देवी और आरती भी आती हैं और दोनों रिया की नज़र उतार हैं। शुभांगी अपने मन में सोचती है, पहले भगवान ने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए और अब रिया ने मुझसे मेरा हमसफर भी छीन लिया। शिवांगी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखों से कुछ आंसुओं की बूंदें निकल आती हैं। शुभांगी अपने आंसुओं को साफ करके आगे गाती है, अपने रास रंग से इस दुनिया को सजाना है। काम मेहंदी का तो ग्यारों के काम आना है, अपने रास रंग से इस दुनिया को सजाना है। काम मेहंदी का तो ग्यारों के काम आना है, अपनी खुशबू से यह सेहरा को महकाती है। मेहंदी तो रंग लाती है, ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है। टूट के डाली से हाथों पे बिखर जाती है, मेहंदी तो रंग लाती है। ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है। मेहंदी की रस्म भी पूरी हो चुकी थी।
सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। कल शादी थी, इसीलिए सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर रहे थे, लेकिन इसका हमेशा की तरह शुभांगी छत पर थी। आसमान को निहारते हुए शुभांगी खुद से कहती है, शुभांगी क्या खूब किस्मत लिखवा के लाया शुभांगी, तू भी दादी को छोड़कर कोई ऐसा नहीं जो तुझसे प्यार करे। दादी चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मेरी शादी कैसे होगी, कौन अपना आएगा मुझे। फिर शुभांगी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। दादी को छोड़कर कोई ऐसा नहीं जो तुझसे प्यार करे। दादी की बातों में आकर मैंने भी सपने सजाने शुरू कर दिए थे। कैसे भूल गई कि इन हाथों में तो शादी की लकीर ही नहीं, इन हाथों में कभी मेहंदी नहीं लगेगी, ये हाथ कभी पीले नहीं होंगे। ऐसा बोलते हुए शुभांगी का गला भर आता है। कोई मुझे अपनी दुल्हन नहीं बनाएगा, कोई मेरा हमसफर नहीं होगा जो मुझे दर्द भरी जिंदगी से आज़ाद करा सके। भगवान ने तो वैसे ही मुझसे सब कुछ छीन लिया था, आज बड़ी माँ ने मेरी किस्मत भी मुझसे छीन ली। अब तक लोगों के मुंह से सिर्फ सुना था, आज जान भी लिया कि जिस लड़की के माँ बाप नहीं होते उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। जब मम्मा पापा थे तो एक दर्द, एक खरोच मेरे करीब नहीं आता था, और आज इस बॉडी पर सिवाय दर्द के और कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही रोते रोते शुभांगी छत पर ही सो जाती है। अगली सुबह आज शादी का दिन था। आरती जी अर्जुन और रिया को अपने कमरे में बुलाते हैं। अर्जुन और रिया दोनों ही आरती जी के कमरे में जाते हैं। पहले दोनों आरती जी के पैर छूते हैं और फिर बैठ जाते हैं। अर्जुन आरती जी से कहता है, क्या हुआ माँ, आपने इतनी सुबह सुबह बुलाया। आरती जी, हाँ बेटा, आज आपकी शादी है, लेकिन शादी से पहले आप माता पार्वती और माता गौरी के मंदिर जाएंगे। वहाँ पर हमने छोटी सी पूजा रखी है, तो आप पहले वो सुबह वाली पूजा को पूरा करेंगे। शादी से पहले कुछ रस्में हैं जो आप दोनों को निभानी है, और रस्म ये है कि शादी तक अब आप दोनों एक दूसरे से ना तो मिलेंगे और ना ही एक दूसरे का चेहरा देखेंगे। अर्जुन को वैसे भी शादी से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वो बेबाक होकर बोल देता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसा चाहे वैसा कर सकती हैं। फिर आरती जी कहती हैं, तो ठीक है, तुम्हें अभी माता पार्वती और महादेव के मंदिर जाना होगा और वहां जाकर पूजा करनी होगी। अर्जुन, ठीक है। फिर वो दोनों एक साथ मंदिर के लिए निकल जाते हैं। सभी सर्वेंट अपने अपने काम में बिजी थे, तो अर्जुन के कमरे की सफाई नहीं हुई थी। इस वजह से आरती जी शुभांगी को बोल देती हैं कि आज वो अर्जुन के कमरे की सफाई करते हैं, क्योंकि वैसे भी वहां पर शुभांगी आए तो एक नौकरानी बन गई थी, और शुभांगी यह बात बहुत अच्छे से जानते थे कि उसकी औकात सिर्फ एक नौकरानी की है। आरती जी के कहे अकॉर्डिंग शुभांगी अर्जुन के कमरे की सफाई करने चली जाती है। जब शुभांगी अर्जुन के कमरे में जाती है तो अर्जुन का काम बहुत ही बीडिये था, जो ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन किया गया था। उसका फर्नीचर बहुत एंटी था, बहुत ही प्राइसलेस था। उसके कमरे की हर एक सजावट का सामान बहुत ही महंगा था। लेकिन शुभांगी की नज़र टिकट है तो अर्जुन की एक बड़ी सी तस्वीर पर, जिसमें अर्जुन ने एक बिजनेस सूट पहना था और जिसमें अर्जुन बहुत हैंडसम लग रहे थे। शुभांगी अपने मन में कहती है, यह नज़रों का दोष नहीं है तो और क्या है, जिस आसमान को मैं छू नहीं सकती, नज़रें उसे पाना चाहती हैं। फिर शुभांगी अपने दिमाग से सारे ख्याल झटक देती है और अर्जुन के कमरे की सफाई करने लग जाती है। अर्जुन के कमरे की सफाई करने के बाद शुभांगी अर्जुन का कमरा बंद करती है और वहां से चली जाती है। आरती जी का कमरा। आरती जी और काजरी देवी, जो अर्जुन की बुआ थी, वो दोनों आपस में बात कर रही थी। कजरी देवी थोड़ी अहंकारी किस्म की औरत थी और वो हमेशा अपने पेस का गलत इस्तेमाल करती थी। वो बहुत घमंडी थी और हमेशा राठौर परिवार का नाम लेकर वो अक्सर अपना मनमानी करती थी। काजरी देवी और आरती जी आपस में बात कर ही रही थी कि इतने में आरती जी का फोन बज रहा है। कॉलर आईडी पर अर्जुन का नाम फ्लैश हो रहा था। आरती जी, बेटा पूजा हो गई। अर्जुन,
हाँ माँ, पूजा हो गई है, पर मैं आपको किसी और चीज़ के लिए कॉल किया है। माँ, मेरे कमरे में जाए और मेरे बेड के साइड वाले टेबल पर एक रेड कलर की फाइल होगी, उसके पर मेरी घड़ी भी राखी है, लेकिन मुझे वो रेड कलर की फाइल चाहिए। अगर वहाँ पर है तो किसी के हाथ वो फाइल मुझे भिजवा दीजिए। आरती जी, क्या बेटा, आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो आराम कर ले। अर्जुन, प्लीज़ माँ, मुझे फाइल भिजवा दीजिए, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग अभी 1 घंटे में होने वाली है, तो मैं वो मीटिंग अपनी कार में ही अटेंड करने वाला हूँ, तो माँ जल्दी उसे भिजवा दीजिए। आरती जी, ठीक है, तुझे से कोई जीत सकता है, जा रही हूँ तेरे कमरे में, अगर वह फाइल होगी तेरे कमरे में तो अभी भिजवा दूंगा। इतना बोलकर आरती जी और उनके साथ काजरी देवी भी अर्जुन के कमरे में चले जाते हैं और वहां पर उनको फाइल तो मिल जाती है, लेकिन फाइल के ऊपर कोई घड़ी नहीं होती। तो आरती जी रजनी देवी से कहती हैं, फाइल तो यही है, लेकिन अर्जुन ने बोला था कि फाइल के ऊपर की घड़ी भी राखी है, पर घड़ी तो यहाँ नहीं है। कजरी देवी, हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, मुझे अच्छे से याद है, अर्जुन ने बोला था उसकी फाइल के ऊपर की घड़ी में राखी हुई है, लेकिन घड़ी यहाँ नहीं है, शायद किसी ने चोरी तो नहीं कर ली। एक काम कीजिए भाभी, आप ये फाइल अर्जुन को भेजिए, मैं यहाँ पर अर्जुन की घड़ी को देखती हूँ। आरती जी, दीदी मैं फाइल भिजवती हूँ, आप यहाँ पर घड़ी को ढूंढ लीजिए। आपको तो पता है ना अर्जुन अपनी चीजों को लेकर कितना पजेसिव रखता है, अगर उसकी घड़ी नहीं मिली तो बेवजह बहुत ही गुस्सा करेगा। रजनी देवी, 1 मिनट भाभी, वैसे आज अर्जुन के कमरे में कौन कौन आया था? वैसे तो अर्जुन अपने कमरे में किसी को भी आना इजाजत नहीं देता, बस राजा और वीर ही हैं जो उसके कमरे की सफाई करते हैं, लेकिन आज राजा और वीर कहीं और बीजी, तो इसे मैंने शर्मा फैमिली के साथ जो एक नौकरी आई हुई है उसी को सफाई करने के लिए बोल दिया था। काजरी देवी, हम ठीक है, आप जाए, मैं घड़ी ढूंढते हैं। काजरी देवी टेबल के पास घड़ी को ढूंढती है, पर उन्हें घड़ी नहीं मिलती, तो वो एक नौकरी के जारी शुभांगी को बुलवाते हैं। शुभांगी जब कमरे में आती है तो कजरी देवी सीधे उससे पूछे, क्या आज इस कमरे की सफाई तुमने की थी? शुभांगी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। कजरी देवी, इसका मतलब अर्जुन की घड़ी पर तुमने चुराई है। शिवांगी बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से अपनी गर्दन न में हिलाती है। शुभांगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुभांगी हाथ जोड़कर कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस कमरे में से कोई घड़ी नहीं चुराई। जो नौकर शुभांगी को बुलाकर लेकर आया था, काजरी देवी उसी को बोलती है कि जाओ, जाकर शर्मा परिवार को बुलाकर लेकर आओ, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि वो किस तरह की नौकरानी को अपने साथ लेकर आए हैं। वो नौकर सर झुकाकर चला जाता है और जाकर रजनी देवी और अमन को बुला के ले जाता है। रजनी देवी कजरी देवी से पूछती है, क्या हुआ बहन जी, सब ठीक तो है ना? कजरी देवी, ये बात तो आप अपनी नौकरानी से पूछिए, इस कमरे में इसको सफाई करने के लिए भेजा था और अब इस कमरे से अर्जुन की घड़ी गायब है, पूछिए इससे कि घड़ी कहाँ है। ये बात सुनते ही अमन आगे आता है और शिवांगी को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे शुभांगी फर्श पर गिर जाती है। अमन उसकी बाल पकड़कर खींचता है और पूछता है, बता घड़ी कहाँ है? शुभांगी पर चोरी का इल्जाम लगा था और अमन ने शुभांगी को एक जोरदार थप्पड़ मारा था। अमन गुस्से से शुभांगी से पूछता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन जी के कमरे में आने की और उनके सामान को हाथ लगाने की? तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुमने अर्जुन जी का सामान चुराया। शुभांगी रोते हुए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए अमन से कहती है, नहीं भैया, मैंने घड़ी नहीं चुराई, मैंने कुछ भी नहीं चुराया, यहाँ से मैं सच बोल रही हूँ भैया, मैंने कुछ नहीं चुराया। इस बात पर कजरी देवी कहती हैं, अगर तूने नहीं चुराया तो फिर अर्जुन की घड़ी यहाँ से गई कहाँ? उसे आसमान निकल गया, ये जमीन खा गई। अमन शिवांगी के बाल पकड़ता है और उसे उठाता और खींचते हुए उसे बाहर ले जाता है और फिर बाहर हॉल में उससे फर्श पर जोर से धक्का दे देता है। शुभांगी मुंह के बल फर्श पर गिरती है।
जिससे शुभांगी के घुटने और हाथ में चोट लग जाती है। अभी शुभांगी खुद को संभाल भी नहीं पाई थी और अमन फिर से शुभांगी के बालों को पकड़ता है और उससे पूछता है, अमन, बता घड़ी कहाँ है? शुभांगी रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता भैया, मैंने घड़ी नहीं चुराई, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। अमन बोलता है, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, और फिर एक और थप्पड़ शिवांगी के मुंह पर मार देता है जिससे उसके होंठ के किनारे से खून निकल आता है। फिर अमन खड़ा होता है और अपनी बेल्ट निकालता है। अमन को बेल्ट निकालता देख शुभांगी बहुत ज्यादा डर जाती है और डर की वजह से कांपने लगती है और हाथ जोड़कर कहती है, नहीं भैया, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन अमन शुभांगी की एक नहीं सुनता और बेल्ट से उसे मारने लगता है। शुभांगी दर्द से कहने लगती है। शुभांगी हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रही होती है, लेकिन अमन बिल्कुल नहीं रुकता। शुभांगी को ऐसे मार खाता देखकर वहां पर जो नौकर काम कर रहे थे, उन्हें भी शुभांगी पर दया आने लगती है। लेकिन रजनी देवी और कजरी देवी दोनों को शुभांगी को मार खाता देखकर बड़ा मजा आ रहा था। तभी एक रोबदार आवाज हॉल में गूंजती है, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सभी लोग आवाज की दिशा में देखते हैं तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी उम्र कम से कम 70 से 75 साल की होगी। उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, लेकिन वह अपनी उम्र से 10 साल कम ही लग रहे थे। ये थे अर्जुन के दादाजी वीरेंद्र राठौर। दादाजी अंदर आते हैं और बोलते हैं, यह क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हें शर्म नहीं आती इस लड़की पर हाथ उठाते हुए? तभी कजरी देवी कहती हैं, पिताजी आपको नहीं पता, इस लड़की ने अर्जुन की घड़ी चुराई है। कचरी देवी की बातें सुनकर दादाजी गुस्से में कहते हैं, अगर इस लड़की ने घड़ी चुराई भी है तो राठौर खानदान में किसी भी लड़की पर हाथ नहीं उठाया जाता, और ये लड़की इस वक्त राठौर खानदान की हवेली में खड़ी है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पर हाथ उठाने की? फिर दादाजी जोर से चिल्लाती है, आरती बहू, आरती बहू। दादाजी की आवाज सुनकर आरती जी जल्दी से बाहर आती हैं और उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करती हैं। आरती जी दादाजी से कहती हैं, पिताजी आप आ गए, माँ नहीं आई, माँ कहाँ है? दादाजी आरती जी का जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हारी माँ बाहर कुछ औरतों से बात करने के लिए रुक गई हैं, लेकिन तुम हमें ये बताओ कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? आरती जी अपने आसपास देखते हैं तो देखते हैं कि शुभांगी जमीन पर बैठी हुई रो रही है और उसके शरीर पर काफी सारे चोट के निशान हैं। ये देखकर आरती जी जल्दी से शुभांगी के पास जाती हैं और एक नौक से एक गिलास पानी मांगवाते हैं। फिर वो शुभांगी को पानी पिलाते हैं और सहारा देकर खड़ा करती हैं। दादाजी आरती जी से कहते हैं, इसे इसके कमरे में ले जाओ और हम जरा इन बरखुरदार से बात करते हैं। इतना सुनकर आरती जी हाँ में गर्दन हिला दी है और एक नौकर को बुलाती हैं और शुभांगी को उसके कमरे में छोड़ने के लिए बोल देती हैं। वो नौकर शुभांगी को लेकर वहां से चला जाता है। तो बरखुरदार आपके खानदान में यही सिखाया जाता है कि एक लड़की पर कैसे हाथ उठाया जाए? दादाजी की ऐसी बातें सुनकर अमन जल्दी से हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। दादाजी अमन को गुस्से से घूरते हैं और बोलते हैं, दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, और दोबारा अपनी शक्ल मेरी नज़रों के सामने कभी मत लेकर आना। अमन सर झुकाकर वहां से चला जाता है और बाकी सब भी वहां से चले जाते हैं। शाम का वक्त रिया लाल कलर के शादी के लहंगे में काफी अच्छी लग रही थी, और दूसरी तरफ अर्जुन भी गोल्डन और ग्रीन कलर की शेरवानी में कहर ढा रहा था। इस वक्त अगर अर्जुन को कोई लड़की एक नज़र देख ले तो देखती ही रह जाए, वो बहुत हैंडसम लग रहा था। हवेली की बाहर गार्डन को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था और उसी गार्डन के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर फूलों से सजा हुआ मंडप लगा हुआ था।
अर्जुन बहुत ही स्टाइल से गार्डन में आता है और अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से बात करने लगता है। तभी पंडित जी अर्जुन को मंडप में बुलाते हैं। पंडित जी के बुलाने पर अर्जुन मंडप में जाता है। वहां बैठकर पूजा करने लगता है। बाकी के सभी परिवार वाले भी मंडप के आसपास बैठ जाते हैं। तभी अर्जुन को अपने सर पर किसी का हाथ महसूस होता है, तो अर्जुन अपना सर उठाकर देखता है तो देखता है कि दादी उसकी मलाइयाँ ले रही हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फिरा रही हैं। दादी को देखकर अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और बता दी। फिर कहता है, आप कब आए दादी माँ? दादी जी बोलते हैं, हम तो दोपहर ही आ गए थे, लेकिन तुझे अपने काम से फुर्सत मिले तो तू किसी से मिले ना। दादी अपनी आंख से काजल निकालती हैं और अर्जुन के कान के पीछे टीका लगाकर उससे कहती हैं, खैर छोड़, लेकिन अब मैं तेरी शादी देखने के लिए बहुत खुश हूँ। फिर दादी भी उसके पास में ही थोड़ा सा दूर पीछे हटकर बैठ जाती हैं। लाल कलर के शादी के जोड़े में रिया सामने से चलकर आ रही होती है, जिसे देखकर दादी जी एकदम गुस्से से बोलती हैं, आखिर तुमने अपनी ही मनमानी की न? अर्जुन दादी की बात सुनकर चौंक कर दादी की तरफ देखता है और पूछता है, क्या हुआ दादी माँ? दादी गुस्से से खड़ी होती है, बोलती हैं, जब तुझे अपनी ही पसंद की लड़की से शादी करनी थी तो मुझसे इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी? दादी को इतना गुस्से में खड़ा हुआ देखकर अर्जुन भी खड़ा हो जाता है और पूछता है, लेकिन हुआ क्या है? दादी जी गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, यह वो लड़की नहीं है जिससे हमने तुम्हारे लिए पसंद किया था और तुमने अपनी पसंद की लड़की ही चुनी ना, हमारी बात का मान नहीं रखा तुमने। दादी, शादी तो आपकी पसंद की गई लड़की से ही हो, मुझ पर भरोसा रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।